नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। और न्यूज नाइट में आज शुरुआत करेंगे उस ऐतिहासिक उड़ान की खबर से जिसने भारत के निजी अंतरिक्ष अभियान को नई पहचान दी है और उसे कहा जा रहा है अंतरिक्ष के नए युग का आगमन। विक्रम-1 के सफल प्रक्षेपण के साथ देश ने अंतरिक्ष के नए युग में एक और निर्णायक कदम बढ़ाया है। पूरी खबर विस्तार से दिखाएंगे और इसके क्या है मायने, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारी दूसरी बड़ी खबर होगी बंगाल दौरे पर गृह मंत्री। इसके लिए रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के राजनीतिक और संगठनात्मक मायनों पर रहेगी हमारी खास नजर। इस दौरे के संदेश और इसके दूरगामी प्रभावों का करेंगे विश्लेषण और बात करेंगे कि कैसे कम हुई देहरादून से दूरी। उत्तराखंड को मिली है नई रेल सौगात। रामनगर देहरादून एक्सप्रेस के शुभारंभ के साथ ही कुमाऊं और गढ़वाल के बीच रेल संपर्क का नया अध्याय खुला है, जिससे यात्रा होगी आसान और विकास को मिलेगी नई रफ्तार। इन तीनों बड़ी खबरों के साथ साथ देश दुनिया के तमाम अहम हलचलों पर होगी हमारी विशेष नजर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने फिर रचा इतिहास। लॉन्च हुआ देश का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1। प्रधानमंत्री ने दी बधाई, कहा आत्मनिर्भर भारत की क्षमता और नई पीढ़ी की ऊर्जा का प्रतीक है अभियान। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे के महत्वपूर्ण मायने। सिलीगुड़ी में किया 77 करोड़ 6 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। जुमागाछा बॉर्डर आउटपोस्ट पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों से किया संवाद। उत्तराखंड में रामनगर देहरादून के बीच शुरू हुई सीधी ट्रेन सेवा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन को वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। सीएम धामी भी कार्यक्रम में हुए शामिल। रेल सेवा से राज्य में पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। शिवसेना यूबीटी और टीएमसी को लगा झटका। लोकसभा स्पीकर ने शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के शिवसेना में विलय को दी मंजूरी। साथ ही टीएमसी से अलग होकर एनसीपीआई में शामिल हुए 20 सांसदों को भी अलग गुट का दर्जा। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान। कार्तिक आर्यन और ममूटी बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। और 7वें दिन लगातार जारी रहा अमेरिका का ईरान पर हमला। अमेरिका ने ईरान के अहम बुनियादी ढांचे को बनाया निशाना। ईरान में भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों और सहयोगी देशों पर बोला हमला। तो इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शिवसेना यूबीटी और टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा स्पीकर का बड़ा फैसला सामने आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिवसेना के उद्धव गुट के 6 बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में विलय को आधिकारिक मंजूरी दे दी है, जिससे शिंदे गुट की लोकसभा में संख्या 13 हो गई है। लोकसभा में शिवसेना के सांसदों की संख्या 13 हो गई है और टीएमसी से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई में विलय करने वाले 20 सांसदों के लिए लोकसभा में अलग बैठने को भी मंजूरी मिल गई है। एनसीपीआई में शामिल 20 सांसदों के लोकसभा में अलग बैठने को मंजूरी मिल गई है। एनसीपीआई को अलग गुट का दर्जा भी मिल गया है। टीएमसी से अलग होकर 20 सांसद एनसीपीआई में हुए थे शामिल। आपको पूरा घटनाक्रम याद होगा। लोकसभा स्पीकर का बड़ा फैसला है, उन्होंने इसको अलग गुट की मान्यता दे दी है। तो शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों के शिवसेना में विलय को मंजूरी मिल गई है। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कितनी बड़ी खबर है, क्या है इसके मायने, कैसे इसको समझना चाहिए? देखिए, जब ये पूरा प्रकरण सामने आया था और टीएमसी में एक बड़ी टूट देखने को मिली थी। टीएमसी के 20 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर एनसीपीआई में शामिल होने की जानकारी दी थी और कहा था कि उन्हें अलग गुट की मान्यता दी जाए। और उसके बाद एक और घटनाक्रम हुआ था। शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे ग्रुप के 6 बागी सांसदों ने
मुलाकात की थी लोकसभा अध्यक्ष से और उनसे कहा था कि जो शिवसेना शिंदे ग्रुप है, यानी जो मूल शिवसेना है, उनके साथ वो जाना चाहते हैं और इस बात की अनुमति दी जाए, यानी उनके विलय को मंजूरी दी जाए। और हमने देखा कि इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने जो जानकारी है कि इसमें सारे कानूनी पहलुओं के संविधान विशेषज्ञों की राय ली, लोकसभा की जो एक आंतरिक समिति होती है, पैनल होता है, उनकी राय ली और पूरे विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया कि जो टीएमसी से जो 20 सांसद अलग हुए हैं, उनको अलग गुट के एक तरह से मान्यता देते हुए उनको अलग बैठने की व्यवस्था की गई। लोकसभा में जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है, टीएमसी के जो सांसद जहां बैठते थे उनसे अलग ये 20 सांसद, उनको अलग सीटिंग अरेंजमेंट दे दिया गया है, यानी उनको एक अलग गुट की तरह से मान्यता हो गई है। और जो शिवसेना के बागी सांसद थे, शिवसेना यूबीटी के, उद्धव ठाकरे ग्रुप के, उनका विलय शिवसेना जो मूल शिवसेना अभी मानी जाती है, शिवसेना शिंदे, उसमें करने का फैसला कर दिया गया है, यानी उसको मंजूरी लोकसभा अध्यक्ष ने दे दी है। तो अब शिवसेना शिंदे ग्रुप के 13 सांसद हो गए। देखिए, दो लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो है कि एनडीए की जो ताकत है वो अब लोकसभा में इस फैसले से और बढ़ने जा रही है, क्योंकि एनसीपीआई में शामिल होने के साथ ही टीएमसी से बागी सांसदों ने कहा था कि वो एनडीए का समर्थन करेंगे और 6 और सांसद जब उद्धव गुट के आ जाते हैं शिवसेना के साथ, शिंदे गुट के साथ, तो वो संख्या भी एनडीए की बढ़ जाती है। इस बीच जानकारी ये मिली है कि जो कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, उसमें एनसीपीआई के जो अलग गुट के सांसद हैं, 20 सांसद, उनको भी आमंत्रित किया गया, बुलाया गया है एनडीए की तरफ से, सरकार की तरफ से। तो ये एक तरह से दिखाता है कि सदन के अंदर सत्ता पक्ष की जो ताकत है वो लोकसभा में अब और बढ़ गई। और राज्यसभा में भी हम जानते हैं कि टीएमसी के कई सांसदों ने मतलब 4 सांसद अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। हाँ। तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष है एनडीए, उसकी ताकत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। इससे पहले कि हम अगले सवाल पर जाएं, हम आपको शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे का क्या कुछ कहना है ये अपने दर्शकों को और आपको भी सुनाना चाहते हैं। जितने भी लोक प्रतिनिधि जो है, जनप्रतिनिधि है, वो जो जुड़ के आए हैं हमारे साथ, हम तो किसको तोड़ने जाते नहीं, हम तोड़ने वाले नहीं, हम जोड़ने वाले हैं। और इसलिए जो सांसद 6 लोग आए हैं, उनके चुनाव क्षेत्र में जनता को न्याय देने के लिए और जनता के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करने के लिए आए हैं। और निश्चित रूप से उनको पूरा साथ हम देंगे। उनके चुनाव क्षेत्र में पूरा काम भी होगा, विकास निधि भी मिलेगा। शैलेंद्र, जो संसद का आगामी सत्र है उस पर क्या कुछ फर्क आप देख रहे हैं इस नए डेवलपमेंट का, जब उनको अलग सीटिंग अरेंजमेंट हो जाएगी? आपने देखा है कि ऑलरेडी जब दक्षिण की बात करते हैं, जिस तरह से कांग्रेस और डीएमके के बीच में रिफ्ट आया, एक तरह से सीधे तौर पर उन्होंने अलग बैठने की मांग कर दी। तो अब कुल मिलाकर जो संसद का आगामी सत्र है उसको कैसे देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट्स के लिहाज से, और उसके क्या राजनीतिक मायने होंगे? निखिल, देखिए, 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें जो राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें आप देखिए कि जो इंडी गठबंधन है उसको एक बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार चली गई और डीएमके ने कांग्रेस से अलग होने का फैसला किया, क्योंकि कांग्रेस ने जो तत्कालीन सरकार है उसके साथ जाने का फैसला तमिलनाडु में किया था। तो वहां आप केंद्र में कहें तो इंडी गठबंधन की ताकत डीएमके के तौर पर घटी है, क्योंकि डीएमके ने अलग सीट से मांग की है, अलग बैठने की, और डीएमके के हम देखें तो एक बड़ी संख्या है सांसदों की। तो इंडी गठबंधन जो है उसकी सदस्य संख्या उस लिहाज से कम हुई है लोकसभा में भी और राज्यसभा में। दूसरी तरफ टीएमसी जैसा जो बड़ा दल, उसमें एक बड़ी टूट हुई, 20 सांसद अलग एनसीपीआई में शामिल हुए, तो वो आपको अलग बैठते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ 6 बागी सांसद जो उद्धव गुट के थे वो शिवसेना में शामिल हो गए। तो इससे एनडीए की ताकत बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आप देखें कि एनसीपी में शरद पवार का जो धड़ा है, उससे सुप्रिया सुले ने एक संकेत दिया था अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अगर 50% की बात मान ली जाती है, जो परसीमन में सीट बढ़ने का जो मुद्दा है, तो वो उनकी पार्टी समर्थन दे सकती है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कहा जा रहा है कि परसीमन और महिला आरक्षण बिल क्या सरकार फिर से उस पर इसी सत्र में विचार करेगी, क्योंकि इसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है जिस तरह से तमाम दलों के बयान आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर आप देखें कि इंडी गठबंधन की ताकत घटी है, एनडीए की ताकत बढ़ी है, और जो एनडीए में सीधे तौर पर शामिल नहीं भी है उनमें भी अब सीधा विरोध महज अगर आप देखें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तरफ दिखता है। बाकी कोई भी दल अब सीधे तौर पर विरोध करता हुआ। शक्ति संतुलन की बात करते हैं जब शैलेंद्र,
तो इंडी गठबंधन के लिए कितना बड़ा झटका आप इसको देखते हैं, खासतौर पर आगामी सत्र के विशेष संदर्भ में जब आप परिसीमन और संविधान संशोधन बिल की बात करते हैं, अगर वो आता है तो? देखिए देखिए आप जानते हैं कि सामान्य जो विधेयक है वो बहुमत से पारित होते हैं। उसमें पहले ही इंडी गठबंधन के पास ताकत नहीं थी। लोकसभा में एक बहुत बड़ा बहुमत था एनडीए के सहयोगों के साथ, और राज्यसभा में भी आप देखें एनडीए के साथ एक अच्छे बहुमत की तरफ सत्ता में आप देखें सत्ता के पास वो संख्या है। अब सवाल यह आता है कि 2/3 बहुमत की बात, जो अगर आप कुछ सदस्य अनुपस्थित रहते हैं, उसके बाद आप देखें कि तमाम जो अब एनडीए के साथ नए सदस्य आए हैं या फिर जो नए समीकरण बन रहे हैं, तो 2/3 बहुमत की तरफ लोकसभा में एनडीए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और राज्यसभा में भी कमोबेश आप देखें तो शक्ति बढ़ती हुई दिखाई दे रही। तो इसके मायने बहुत बड़े हैं। यानी जिन विधेयकों के लिए संविधान संशोधन जो विधेयक होते हैं उनके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। परसीमन वाला जैसे आप विधेयक देखें, महिला आरक्षण वाला, उसमें हम देखते हैं कि सफलता नहीं मिल पाई थी। कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने और तमाम इंडी गठबंधन के दलों ने खुलकर विरोध किया था, विरोध में मत किया था। उनमें से कुछ दल अब अपना रुख बदल रहे हैं, कुछ दलों में टूट हो गई है। तो एक संभावना ये दिखाई देती है कि अगर इस विधेयक पर फिर से सदन में लाने को लेकर एक सहमति एनडीए के अंदर अगर फैसला होता है और सरकार इस तरफ आगे बढ़ती है, तो एनडीए एक बेहतर स्थिति में है, 2/3 बहुमत के आसपास खड़ा हुआ दिखाई देता है। यानी अगर कुछ सदस्य नहीं रहते हैं सदन में मौजूद, तो 2/3 बहुमत तक एनडीए पहुंच जाएगा, उस ओर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है सदन के अंदर। जी, निश्चित तौर पर। तो इस फैसले के भी दूरगामी परिणाम होंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेंद्र मिश्रा। तो इस वक्त की एक बड़ी सियासी खबर थी जिससे हमने आपको रूबरू कराया। इसके बाद हम स्पेस सेक्टर में किस तरह से भारत कुलांचे भर रहा है, ये कहें कि आसमान की नई बुलंदियों को छू रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। असली सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, असली सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। हाय सर। लेकिन क्या इनके सपने साकार होंगे? इतने बड़े ई कॉमर्स ऑर्डर के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगी, कहाँ से लाऊंगी सर? आई एम सॉरी, मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा। क्या हो जाएंगे इनके सपने चकनाचूर? अरे नहीं हुजूर, भारत सरकार की पीएमएफएमई स्कीम है ना, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए हमारी सरकार क्रेडिट लिंक सब्सिडी दे रही। अपना माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने या बढ़ाने के लिए पाए 35% सब्सिडी अधिकतम 10 लाख तक, जिसे अब फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की मशीनरी के साथ ले सकते हैं तकनीकी सहायता भी। आज से हम सॉस और चटनी का भी काम शुरू करेंगे। मदद करे सरकार तो बढ़ता रहे व्यापार। मेरा इन्वेस्टमेंट डूब गया, मेरे रिटर्न्स रुक गए, मेरा अकाउंट हैक हो गया। अब क्या करूं? कौन हेल्प करेगा? कहां करूं शिकायत? आरबीआई के सचेत पोर्टल पर। क्या? हाँ, ऑनलाइन फ्रॉड्स, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, अनऑथराइज्ड डिपॉजिट्स और अन्य फाइनेंशियल क्राइम्स की शिकायत यहां करें, जिससे संबंधित संस्था तक भेजा जाएगा ताकि सही कार्यवाही हो। आरबीआई कहता है सचेत रहें, सुरक्षित रहें। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपा डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का
आखिरी इलाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और धरती की सीमाओं से निकलकर अब भारत की उड़ान अंतरिक्ष में अपनी नई पहचान गढ़ रही है। विक्रम 1 की ऐतिहासिक उड़ान केवल एक रॉकेट का प्रक्षेपण नहीं, बल्कि उस नए युग का आगाज है जहां विज्ञान, स्टार्टअप और दूरदर्शी नीतियां मिलकर भविष्य की नई इबारत लिख रही हैं। इस उड़ान ने भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को एक नई ऊंचाई दी है और दुनिया को यह संदेश भी दिया है कि भारत अब केवल अंतरिक्ष अभियानों में भागीदार नहीं, बल्कि वैश्विक स्पेस इकोनॉमी का एक मजबूत नेतृत्वकर्ता बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। 3, 2, 1, 0 And we have liftoff of Vikram 1. और इसी क्षण के साथ भारत उन विरले देशों में शामिल हो गया जिन्होंने अपना पहला निजी ऑर्बिटल स्पेस मिशन पूरा किया हो। स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम 1 ने आगमन मिशन के जरिए सफलतापूर्वक अपने पेलोड्स को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर इतिहास में स्वयं को दर्ज कर लिया है। ये भारत का पहला निजी ऑर्बिटल स्पेस मिशन है। इसके जरिए भारत उन 3 देशों की सूची में शामिल हुआ जिन्होंने अंतरिक्ष के निजी क्षेत्र में ये उपलब्धि हासिल की है। मिशन आगमन की सफलता महज एक स्टार्टअप की उपलब्धि नहीं, बल्कि उस नए भारत की बदलती तस्वीर का भी एक शानदार उदाहरण है, जो बार बार बता रहा है कि बढ़ते हुए भारत की पहुंच सभी सीमाओं को लांघ क्षितिज को पीछे छोड़ अब अंतरिक्ष तक हो चुकी है। रॉकेट ने दोपहर करीब 12:05 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। मिशन नियंत्रण केंद्र में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन भी टकटकी लगाए भारत की इस नई उड़ान के साक्षी बन रहे थे। उनके साथ विक्रम 1 कंपनी के स्काईरूट एरोस्पेस के वैज्ञानिक भी मिशन की प्रगति पर नजर बनाए हुए थे। इसरो प्रमुख ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज की सफलता भारतीय स्पेस सेक्टर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। उनके नेतृत्व और दिशा की वजह से स्पेस सेक्टर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। स्काईरूट एरोस्पेस का विक्रम 1 अपने आप में बेहद खास है। विक्रम 1 लगभग 23 मीटर लंबा 4 चरणों वाला लॉन्च व्हीकल है। इसे छोटे उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए विकसित किया गया है। इसकी डिजाइन क्षमता लगभग 350 किलोग्राम तक के पेलोड को करीब 450 किलोमीटर ऊंची कक्षा में स्थापित करने की है। मिशन आगमन के तहत इसने 6 पेलोड्स को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया है। स्काईरूट एरोस्पेस की उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतरिक्ष के क्षेत्र में किए गए उन सुधारों का परिणाम है जिसकी नींव 2020 में रखी गई थी। 2020 में ही स्पेस सेक्टर के दरवाजे निजी क्षेत्र के लिए खोले गए थे। इसके बाद इन स्पेस की स्थापना हुई, जिसने निजी कंपनियों को इसरो की टेस्टिंग, लॉन्चिंग और इंटीग्रेशन सुविधाओं तक पहुंच उपलब्ध कराई। वर्ष 2023 में लागू इंडियन स्पेस पॉलिसी ने निजी क्षेत्र की भूमिका को और भी मजबूत किया। सरकार ने नीतिगत सुधारों के साथ साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में निवेश को भी बढ़ावा दिया। साल 2024 में स्पेस सेक्टर के लिए FDI नियमों को आसान बनाया गया और स्पेस स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए वेंचर कैपिटल फंड को भी मंजूरी दी गई। महज 6 साल में ही अपनी इस अभूतपूर्व सफलता से स्काईरूट एरोस्पेस ने प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों को सही साबित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल लॉन्च के बाद स्काईरूट टीम को बधाई दी और कहा कि स्काईरूट की ऐतिहासिक उड़ान अगली पीढ़ी को प्रेरित करेगी। आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वहीं उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भी स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी। विक्रम 1 की सफल लॉन्चिंग को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के लिए गर्व का क्षण बताया।
over the last 5 or 6 years, ever since the new space reforms were brought in by Prime Minister Modi. From just a modest economy, we are today more than $9 billion US space economy, hoping to be 40-45 billion in less than a decade. And I can say with all the confidence in my command that today's successful launch is a reiteration of India's grand entry as a global player in the highly competitive arena of space economy. And now for India, sky is no longer the limit. इस ऐतिहासिक क्षण में भी भारत अपने स्पेस हीरोज को सम्मान देना नहीं भूला। देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन, भारतीय अंतरिक्ष मिशन के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई और पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सूक्ष्म प्रतिमाओं को मिशन आगमन के तहत अंतरिक्ष में भेजा गया है। भारत ने मंगल और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेजे हैं, सैकड़ों उपग्रहों को कक्षा में स्थापित भी किया है, लेकिन विक्रम 1 का प्रक्षेपण अपने आप में नया प्रयोग है, क्योंकि ये सरकार के नीतिगत सुधार और भारतीय स्टार्टअप तंत्र की साझी सफलता है। विक्रम 1 की सफलता केवल एक रॉकेट लॉन्च की कहानी नहीं, ये उस नए भारत की कहानी है जहां सरकार की दूरदर्शी नीतियों को तकनीकी सहयोग देकर इतिहास बनाया जा रहा है। विक्रम 1 का आगमन दरअसल भारत के निजी अंतरिक्ष युग का आगमन है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने सुना कि कहा गया कि नाउ स्काई इज नो लॉन्गर द लिमिट फॉर इंडिया। जी बिल्कुल, और ये एक परिवर्तन की कहानी है कि किस तरह से पहले अंतरिक्ष के में जाने के लिए भारत कोशिशें करता था और अब दुनिया को वो अंतरिक्ष में पहुंचा रहा है। फिलहाल किस तरह से विक्रम 1 काम करता है, क्या है इसके मायने और किस तरह से इसकी विशेषताएं हैं, ये हम आपको बताते हैं। विक्रम 1 की अगर विशेषताओं की बात करें तो भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट है। ये कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर है, इसका 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन है, 4 चरणों वाला लॉन्च व्हीकल है। ये बातें हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन इन विशेषताओं को हम आपको जल्दी जल्दी बताते हैं। मल्टी ऑर्बिट इंसर्शन क्षमता है इसमें, 450 से 500 किलोमीटर लोअर अर्थ ऑर्बिट मिशन है इसका। अनेक उपग्रह एक साथ लॉन्च करने की इसके अंदर क्षमता है और अनेक उपग्रह एक साथ लॉन्च भी किए गए हैं। अब इसके क्या है मायने, ये भी आपको एक एक करके विस्तार से बताते हैं कि कैसे ये काम करेगा। 4 चरणों वाला ऑर्बिटल रॉकेट कैसे करता है काम, यानी रॉकेट एक साथ नहीं बल्कि 4 हिस्सों में अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। जब हम 4 स्टेजेस की बात करते हैं, हर चरण अपना ईंधन खत्म होने के बाद अलग हो जाता है। और इसके बाद की बात करें तो जो नेक्स्ट प्लेट आएगी उसके जरिए हम आपको बताएंगे कि इससे रॉकेट हल्का हो जाता है और अधिक ऊंचाई और गति यानी स्पीड वो हासिल कर लेता है। यही तकनीक का ईंधन में अधिक दूरी और बेहतर दक्षता सुनिश्चित करती है। ये 4 चरणों वाला ऑर्बिटल रॉकेट की जब हम बात करते हैं, उसके साथ ही साथ विक्रम 1 कैसे करेगा काम, ये हम आपको बता रहे हैं। शुरुआती चरणों में सॉलिड फ्यूल मोटर का इस्तेमाल, सॉलिड फ्यूल मोटर पहले से तैयार ठोस ईंधन जिसको सॉलिड फ्यूल मोटर कहते हैं, ये प्रज्वलित होते ही बहुत अधिक थ्रस्ट, बहुत अधिक स्पीड, जो पावर है वो देता है। यही शुरुआती ताकत रॉकेट को बहुत तेजी से आगे लेकर जाती है। इससे मजबूत, भरोसेमंद और अपेक्षाकृत सरल तकनीक माना जाता है और दुनिया भर में जो मॉडर्न टेक्निक्स है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है और विक्रम 1 में भी इसका प्रयोग किया गया है। अंतिम चरणों में 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन। क्या है 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन? ये इंजन रॉकेट की दिशा, गति और ऊंचाई को बेहद सटीक तरीके से नियंत्रित करती है। बहुत तेज स्पीड के बावजूद वो उसको बहुत ही सटीकता से मैनेज करती है। इंजन के जो जटिलता है उसको कम करती है और उसको ठीक से मैनेज करती है। इसके साथ ही साथ इंजन हल्का बनता है, उत्पादन तेज होता है और विश्वसनीयता भी इससे बढ़ती है। इसके साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि पूरा ढांचा कार्बन कंपोजिट से तैयार है। कार्बन कंपोजिट एक ऐसी उन्नत सामग्री है जो स्टील जितनी मजबूत है लेकिन उससे बहुत हल्की है और कम वजन होने की वजह से कम ईंधन में अधिक पेलोड ले जाने की क्षमता होती है। यानी कि अगर भारी व्हीकल होगा तो जाहिर तौर पर उसमें ईंधन भी ज्यादा लगेगा, तो वो यहां पर उस चीज को कम किया गया है। तो आधुनिक अंतरिक्ष अभियानों में इस सामग्री का व्यापक तौर पर उपयोग किया जाता है जो विक्रम 1 में किया गया है। और विक्रम 1 आगे कैसे काम करता है, निर्धारित कक्षा में स्थापित होंगे उपग्रह। रॉकेट तय ऊंचाई और सही गति प्राप्त करने के बाद उपग्रहों को बिल्कुल निर्धारित स्थान पर छोड़ेगा। इसके बाद उपग्रह अपने निर्धारित रास्ते यानी ऑर्बिट में पृथ्वी की परिक्रमा करने लगते हैं। उनको निर्धारित स्थान पर छोड़ा जाएगा और वो फिर अपनी ऑर्बिट में जो उनकी तय परिक्रमा करने का जो स्थान है उसमें वो ऑर्बिट परिक्रमा करने लग जाते हैं।
तो ये किस तरह से काम करता है, ये हमने आपके कुछ बिंदु बताए हैं। मल्टी ऑर्बिट इंसर्शन की क्षमता क्या है? मल्टी ऑर्बिट इंसर्शन, एक ही मिशन के दौरान अलग अलग उपग्रहों को अलग अलग कक्षाओं में छोड़े जाने की क्षमता। इसके लिए चौथे चरण का इंजन दोबारा चालू किया जा सकता है, कि यानी इसको रीइग्नाइट कर सकते हैं और उससे उसको एक नया थर्स्ट मिलता है, एक नई पावर मिलती है और पूरे जगह पर जहां जहां इन उपग्रहों को छोड़ना होता है वहां पर जाकर वो उसको एक तरह से छोड़ देता है और ऑर्बिट में वो घूमने लगते हैं। मल्टी ऑर्बिट इंसर्शन की क्षमता, और इससे एक ही प्रक्षेपण में कई ग्राहकों पे उपग्रह भेजना संभव है। लागत घटती है, व्यावसायिक क्षमता इससे बढ़ जाती है, ये बात सटीक तौर पर समझी जा सकती है। तो यह कुल मिलाकर और क्यों महत्वपूर्ण है विक्रम 1, हम ये भी आपको बताते हैं। भारत के निजी स्पेस युग की एक शुरुआत इसको कहा जा रहा है कि भारत के निजी स्पेस युग की नई शुरुआत एक बड़ी छलांग के साथ में हुई है। इसरो से इंडस्ट्री तक तकनीक का विस्तार हुआ है कि पहले जहां हम इसरो तक सीमित थे वो परिवर्तन का नया युग आया है, अब हम इंडस्ट्री तक। वैश्विक कमर्शियल लॉन्च मार्केट में भारत की एंट्री हुई है और मजबूत दमदारी के साथ एंट्री हुई। स्पेस स्टार्टअप्स के लिए ये एक नया विश्वास है। जब हम एक से स्टार्टअप शुरुआत हुई थी 2014 से पहले की बात करते हैं और आज 400 स्टार्टअप से, तो उनके लिए एक विश्वास पैदा करती है। आत्मनिर्भर भारत का ये एक नया अध्याय लिखा जा रहा है जब हम कहते हैं सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भर भारत। भारत को ग्लोबल स्पेस हब बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है विक्रम 1, कि किस तरह से एक ग्लोबल हब बनेगा भारत स्पेस के क्षेत्र में। क्यों इतना खास है? कई ग्राहक उपग्रह एक साथ अंतरिक्ष में पहुंचा सकता है, कि तमाम सारे और खासतौर पर दूसरे देशों के एक साथ ले जाकर के और स्पेस में पहुंचाएगा। इसमें भारत की निजी कंपनियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय पेलोड भी शामिल है। जाहिर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पेलोड, जिससे हमारी व्यावसायिक क्षमता बढ़ेगी और रेवेन्यू जनरेशन भी होगा। मिशन में स्पेस का कचरा पकड़ने वाली रोबोटिक आर्म एम्ब्रेस भी जाएगी, जो स्पेस का कचरा है उसको पकड़ेगी, उसको साफ करेगी। एक अपने आप में बड़ी समस्या होती है। और इसके साथ ही साथ ये मिशन भारत की कमर्शियल लॉन्च क्षमता को साबित करेगा कि कितना भारत का ये कमर्शियल लॉन्च क्षमता जो है वो बढ़ चुकी है। भारत छोटे उपग्रह लॉन्च करने वाले वैश्विक बाजार में मजबूत दावेदार बनेगा। भारत की जो दावेदारी है वो और मजबूत हो रही है इस लॉन्च के साथ ही साथ। अगर एक नजर में इसके फायदे देखें, छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाएगा और इसमें बहुत सारे देश इसके जरिए जुड़ेंगे जो आप पर रिलाई करेंगे। संचार और इंटरनेट सेवाएं और मजबूत होंगी। इसके जरिए मौसम और आपदा प्रबंधन का हाल इसके जरिए जाना जा सकेगा, उसमें आपदा प्रबंधन में और मदद मिलेगी। कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की भली प्रकार से सटीक निगरानी हो सकेगी और जाहिर तौर पर किसानों को फायदा मिलेगा। रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती, ये एक बड़ा पॉइंट है। सीमाओं की जब रक्षा की बात करते हैं, निगरानी की बात करते हैं, तो उसमें भी ये काम आएगा। आत्मनिर्भर अंतरिक्ष क्षमता से बढ़ेगी भारत की रणनीतिक शक्ति, इस बात को भी समझने की जरूरत है। और इसके साथ ही साथ अंतरिक्ष उद्योग और स्टार्टअप्स को मिलेगा बड़ा बाजार। तो अंतरिक्ष का जो स्टार्टअप्स हैं उनको बड़ा बाजार मिलेगा। भारत का अंतरिक्ष उद्योग तेजी से आगे बढ़ेगा। भारत बनेगा वैश्विक लॉन्च सेवा प्रदाता, जिसकी ओर वो एक कदम बढ़ा चुका है। तो ये थी कुल मिलाकर, और रोजगार और स्पेस इकोनॉमी को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। जाहिर तौर पर जब हम कहते हैं कि इकोनॉमी मजबूत होगी, रेवेन्यू जनरेट होगा इसके जरिए, तो ये एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। जिस तरह से शुरुआत में कहा गया कि भारत का जो अंतरिक्ष क्षेत्र है वो किस तरह से विकसित हुआ है, कहाँ थे और हम कितना आए हैं, ये आपको इसके जरिए ये एक तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे कि इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को कैसे देखा जाना चाहिए, इसके क्या है मायने। ब्रेक के बाद हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी,
छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो विक्रम-1 की उड़ान से पूरा देश उत्साहित है और आज यही हमारी विशेष चर्चा का विषय भी है। हमारा आज विशेष का विषय है विक्रम-1 नई उड़ान नया भारत। विक्रम-1 नई उड़ान नया भारत, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर डब्ल्यू सेल्वमूर्ति, जो कि अध्यक्ष है एमिटी यूनिवर्सिटी के और पूर्व DG DRDO के हैं। डॉक्टर सेल्वमूर्ति, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही साथ डॉक्टर SV शर्मा, जो कि पूर्व उपनिदेशक है, फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर इसरो के। डॉक्टर शर्मा, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सेल्वमूर्ति, कितना बड़ा परिवर्तन आप आज इस रॉकेट लॉन्च को देखते हैं? जब इसरो किसी ज़माने में लीड करता था, आज इस रॉकेट का लॉन्च, कैसे इसको देखते हैं? कितना बड़ा परिवर्तन मानते हैं, या ये मानते हैं एक पूरा एक नए युग में प्रवेश के तौर पर इसको देख रहे हैं? धन्यवाद निखिल। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए एक बहुत बड़ा विजन दिया है, विकसित भारत। विकसित भारत में आत्मनिर्भर भारत एक महत्वपूर्ण स्थान है। सेल्फ रिलायंस इन टेक्नोलॉजीज आज का इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन, इतिहास मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन स्पेस सेक्टर में आज एक प्राइवेट सेक्टर स्काई रूट एरोस्पेस से ये विक्रम-1 मिशन से हमें दिखाया, डेमॉन्स्ट्रेट किया है। प्राइवेट सेक्टर में इतना ताकत है, इसको आगे बढ़ाने के लिए स्पेस पॉलिसी हमारा सरकार ने लाए हैं। ये स्पेस पॉलिसी का बहुत महत्वपूर्ण सक्सेस आज दिखाया। ये स्काई रूट हमारा CEO है पवन चंद्रा और नागा, ये दोनों बहुत उनके यंग टीम के साथ हमने देखे थे। एवरेज एज है 28 ईयर्स, 28 साल का बच्चे लोग वहाँ काम कर रहे हैं। ये सब मिला के ये नया इतिहास बनाया है, क्योंकि पहले पूरा इसरो लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट मिशन सब कुछ इसरो देख रहा था। अभी उसका पूरा नया पैराडाइम स्पेस सेक्टर में लाए हैं, ये नया स्पेस पॉलिसी से। इसमें क्योंकि हमारा मार्केट इकोनॉमी, स्पेस इकोनॉमी हमारा देश में बहुत फास्ट बढ़ रहा है। अभी 8 बिलियन है और 5-6 साल के अंदर 40 बिलियन बन जाएगा। उसके बाद 100 बिलियन बन जाएगा अभी 15 साल के अंदर। यही है हमारा इंडियन स्पेस इकोनॉमी।
और ग्लोबल दुनिया में देखेंगे तो स्पेस इकोनॉमी हमारा कंट्रीब्यूशन, भारत का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2% है। अभी हमने इसको 10%, 15%, 20% तक लेके आना है, क्योंकि इसके लिए ये मिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। प्राइवेट सेक्टर स्काई रूट आज आए हैं, और भी ज़्यादा स्टार्टअप्स आ रहा है। ये स्टार्टअप बन के अभी यूनिकॉर्न बन गया, ऐसी इंडस्ट्री ग्रो करेगा। और ये मोटिवेशन बच्चे लोग वो देख रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ये सब देखेंगे, फिर उनको भी बढ़ावा मिलेगा। हम भी इस सेक्टर में स्पेस इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। और इस मिशन में पूरा आत्मनिर्भर भारत का सभी सिस्टम, सब सिस्टम्स, कंपोनेंट्स, डिवाइसेस, ये सब और प्लान, मिशन प्लान, एग्जीक्यूशन सभी हमारा देश के अंदर इंडिजिनसली और आत्मनिर्भरता रूप में हमने इस मिशन में एग्जीक्यूट किया है। इसलिए मैं स्काई रूट को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इसमें हमारा अमिटी यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट भी वहाँ एम्प्लॉयमेंट का हो गया, अभी स्काई रूट में काम कर रहे हैं। उनका नाम है मिस्टर लौकिक देशपांडे। सो वो भी इसमें शामिल है। सो ये गर्व की बात है। हमारा यूनिवर्सिटी इसमें अभी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, क्योंकि ये इस मिशन के लिए और दूसरा स्टार्टअप्स के लिए, दूसरा मिशंस के लिए, दूसरा प्राइवेट सेक्टर के लिए और इसरो के लिए लोग चाहिए। जी बिल्कुल। और जब हम कहते हैं कि हमारे युवा जुड़े, हमारे युवा विज्ञान की तरफ जाए, वैज्ञानिक एक ओरिएंटेशन हो, उनका सोच हो, तो जैसा कि आपने जिक्र किया अपने विद्यार्थी का, वो चीज़ और ताकत और प्रेरणा और बल देती है हमें एक फर्दर स्टेप तक जाने के लिए। डॉक्टर एस बी शर्मा, दशकों तक इसरो ने भारत के स्पेस का जो मिशंस थे, या ये कहा जाए स्पेस कार्यक्रम था, उनका नेतृत्व किया, और अब निजी कंपनियां नई लॉन्च व्हीकल बना रही हैं। कैसे इस बदलाव को आप देखते हैं? क्या एक नए युग में प्रवेश किया है, या कैसे इसको देखते हैं? एक पैराडाइम शिफ्ट है। आपका क्या आकलन है इसको लेके? नमस्कार निखिल सिंह जी, प्रणाम टू माय अदर पैनलिस्ट एंड मिलियन व्यूअर्स ऑफ डीडी न्यूज़, एंड वी आर ऑलवेज प्राउड ऑफ डीडी न्यूज़। आज भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा 40 इयर्स का एक्सपीरियंस में मैं बोल रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के से बोल रहा हूँ। ये आज भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय खुला है। स्काई रूट एरोस्पेस ये विक्रम लॉन्च ये किया है, वो बहुत बड़ा और बढ़िया साधना होता है, और इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। Primarily, first of all, congratulations on the historic Vikram 1 launch. This is truly milestone for India's space ecosystem, with Skyroot successfully placing payloads into the orbit and India's first privately developed orbital launch vehicle. अब देखिए इसरो का इंडियन स्पेस प्रोग्राम कैसा शुरू हुआ और किस तरह ये बढ़ रहा है। 1962 में उदय हुआ विक्रम साराभाई और पंडित नेहरू एंड होमी बाबा ने 1963 में शुरू हुआ, और 1972 में हमारा आर्यभट्टा का काम शुरू हुआ। 1975 में पहला आर्यभट्टा सैटेलाइट लॉन्च हुआ रशिया से। 3 ही साल में हमने हमारा सैटेलाइट बन के दिखाया, 350 kg सैटेलाइट। ये है वी आर प्रूविंग टू द वर्ल्ड दैट वी कैन डू which nobody has done in the world for the first time, that we have started with आर्यभट्टा। और आगे बढ़ाएंगे। 2008 में हमने चंद्रयान 1 बनाया। इसके पहले 30 इयर्स के पहले ही चंद्रमा में नासा लैंडिंग हुआ था, बट वी वर द फर्स्ट इन द कंट्री इन द वर्ल्ड टू फाइंड दैट देयर इज अ वाटर ऑन द मून। ये हमारा क्षमता है। और उसके आगे 2014 में मार्स ऑर्बिटर मिशन हुआ। 55 लाख किलोमीटर हमने ट्रैवल किया 9 मंथ्स में, और पहले ही बार में हमने सक्सेस करके दिखाया। ये हमारा क्षमता है। और आगे बढ़ाएंगे। और SLV 46 ईयर के पहले हमने SLV 3 लॉन्च किया था। 46 ईयर्स के पहले यही दिन जुलाई 18 बहुत इंपॉर्टेंट डेट होता है इसरो के लिए। और ये तो 35 kg सैटेलाइट था और हमने उड़ान किया था। अब SLV से हमने ASLV किया, PSLV किया, और GSLV Mark 3, और फ्रॉम 35 kg पेलोड हमने 18,000 kg पेलोड तक, गगनयान तक हम जा रहे हैं। ये है
किसी देश को हम बहुत गर्व से बोल सकते हैं, वी आर द पीपल हु कैन डू विच नोबडी कैन डू फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज द स्ट्रेंथ। ये पहला चरण है। ये देखिए, आपने कंट्रोल रूम देखा होगा, वो कंट्रोल रूम में 1000 प्राइवेट स्काई रूट का इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस बैठे हुए थे, आपने देखा होगा। और उसके साथ साथ 500 to 600 engineers, senior engineers of ISRO and the technicians and technocrats of ISRO, they were working together. This is the beauty. This is not the success of one organization, one sky route, not one ISRO. It is the भारत का सक्सेस है। ये हैंड इन हैंड काम करना, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हैंड इन हैंड करना है और हमारा देश को मजबूत करना है। यही है ये इसका डेमोन्स्ट्रेशन। जी 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 बिल्कुल। और जब हम कहते हैं कि कभी भारत अंतरिक्ष तक पहुंचने की क्षमता विकसित कर रहा था और आज दुनिया को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, और उसके साथ ही साथ ये जो परिवर्तन है ये सरकार की एक दूरदृष्टि, जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनकी उत्कृष्टता और जो निजी क्षेत्र है उसका परिश्रम, उसकी जो अपनी क्षमता है उसका भी एक जीता जागता उदाहरण है। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। लेकिन इसके साथ ही साथ हम एक चीज़ और समझना चाहेंगे डॉक्टर शर्मा आपके साथ, कि ये जो विक्रम-1 की जो तकनीक है, अगर हम उसकी बात करें, चाहे वो कार्बन कंपोजिट की बात हो, 3D प्रिंटेड इंजन की बात हो, मल्टी ऑर्बिट क्षमता जैसी बातें होती हैं, इसका सबसे बड़ा तकनीकी नवाचार आप किसको मानते हैं और क्यों इसमें क्या समझते हैं, कितना बड़ा एसेट है ये? देखिए, ये विक्रम-1 रॉकेट इटसेल्फ इज एन इनोवेशन। ऐसा नहीं है ये वो कॉपी किया वो करके दे दिया, ऐसा नहीं है जी। ये पूरा ये बच्चों ने 24 to 26 इयर्स बच्चों ने पूरा डिजाइन से लेके उसको टेस्टिंग, उसको रिसर्च, डेवलपमेंट, फैब्रिकेशन, टेस्टिंग, क्वालिफिकेशन, वो सब भी ये किया है। ये बहुत बड़ा, ये बहुत मुश्किल होता है कि ये ही टेक्निक है, ये यूनिक। ये पूरा विक्रम-1 का चारों स्टेज बहुत इम्पोर्टेंट है और वेरी इनोवेटिव वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ऑफ कोर्स द पीपल बिहाइंड देम आर रियली ब्रिलियंट एंड वेरी सीनियर लेवल पीपल ऑफ इसरो, वेरी एक्सपीरियंस्ड लेवल ऑफ पीपल, एंड इट्स इजी टू मेक ए रॉकेट बट इट इज नॉट इजी टू मेक ए रॉकेट साइंटिस्ट। आपने 10-15-20 साल होता है इसी के लिए। पूरा रॉकेट मैं समझता हूँ एक इनोवेशन है और एक नया दिशा दिया है। ये ऐसा नहीं है ये हमारा कंटिन्यूएशन है, ये नया युग है। जी 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 बिल्कुल, ये एक नई दिशा दी है, नया युग है और उसमें नए आत्मनिर्भर भारत का ये जो दृश्य है वो हम देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है, मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। देखिए, सिर्फ मेरे कहने पर टर्म इंश्योरेंस मत लीजिए। अगर आपको ये चिंता है कि दुर्भाग्यवश आपके बाद परिवार का क्या होगा, तब टर्म इंश्योरेंस लीजिए। अगर आप एक जिम्मेदार पिता हैं, पति हैं, तब टर्म इंश्योरेंस लीजिए पॉलिसी बाजार से। छोड़ दीजिए परिवार को किस्मत के भरोसे। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। अरे निखिल कहाँ चला गया? इधर ही था। लो आ गया। वहाँ क्यों बैठा था निखिल? बैंक अकाउंट ओपन करने। यहाँ? बिल्कुल। अब कहीं भी कभी भी वीडियो कॉल के जरिए आप अपने जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट के साथ बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू। है ना आसान? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने सिलीगुड़ी स्थित जुमागाछ बॉर्डर आउटपोस्ट पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने 77 करोड़ 6 लाख रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ ही बॉर्डर फेंसिंग की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, वॉच टावर का दौरा किया, पौधारोपण किया और जवानों के साथ हाईटी में भी शामिल हुए। इसके साथ ही गृह मंत्री ने सिलीगुड़ी में सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और सीमा प्रबंधन से जुड़े विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। गृह मंत्री ने 3 नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए भी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की प्रगति पर चर्चा हुई। बैठक में सीएम शुभेंदु अधिकारी और सुरक्षा बलों और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने अधिकारियों को कानूनों के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और बात करते हैं एक और विकास की खबर की। रेल की पटरियां केवल शहरों को नहीं जोड़ती, बल्कि विकास, विश्वास और संभावनाओं को भी एक सूत्र में पिरोती हैं। उत्तराखंड को आज एक ऐसी ही नई सौगात मिली है। रामनगर देहरादून एक्सप्रेस के शुभारंभ के साथ ही कुमाऊं और गढ़वाल के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित हुआ है, जो यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के साथ ही पर्यटन, तीर्थाटन और क्षेत्रीय विकास को भी नई गति देगा। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। उत्तराखंड के रामनगर को राजधानी देहरादून के लिए सीधी एक्सप्रेस ट्रेन सेवा की सौगात मिली है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से रामनगर देहरादून एक्सप्रेस का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। रामनगर रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के सांसद अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। रेल मंत्री ने कहा कि ये ट्रेन लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगी और पहली बार कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्र के बीच सीधी रेल सेवा उपलब्ध कराएगी और इससे यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा। कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के 2 बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है। ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। रामनगर देहरादून एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को चलेगी। ये ट्रेन काशीपुर, रोशनपुर, पीपलसाना, मुरादाबाद, नजीबाबाद और हरिद्वार जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी। नई रेल सेवा से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गर्जिया देवी मंदिर और सीतावाणी जैसे प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान होगी और साथ ही हरिद्वार और देहरादून के जरिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सहित 4 धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को भी बड़ी सुविधा मिलेगी। रेल मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में रेलवे के बुनियादी ढांचे को तेजी से आधुनिक बनाया जा रहा है। राज्य के 11 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत
स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार आते हैं, उनके लिए कैसी सुविधाएं हो, वो मेरा सबसे बड़ा इसमें लक्ष्य रहेगा। हरिद्वार की प्लानिंग में देहरादून में कंजेशन कुछ भी ना हो पाए, इसके कारण कंजेशन न बढ़े, देहरादून का कंस्ट्रक्शन बहुत सोच समझ के किया जाएगा। क्षेत्र के सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि कुमाऊं के विकास, पर्यटन और रोजगार को नई रफ्तार देने वाला कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, हमारे बहुत ही यशस्वी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का हम आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने हमको रामनगर से देहरादून के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है। बहुत समय से इसकी आवश्यकता थी। इससे बहुत बड़े क्षेत्रफल को लाभ होने वाला है। रामनगर और देहरादून के बीच शुरू हुई ये पहली सीधी एक्सप्रेस ट्रेन केवल 2 शहरों को नहीं, बल्कि उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल अंचलों को विकास की नई रेल पटरी पर जोड़ने की पहल है। बेहतर कनेक्टिविटी के साथ पर्यटन, तीर्थटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है, मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। अरे सोनू भैया भी बन गए। अरे अपना रोहित भी बन गया। अरे रामू चाचा भी बन गए। आशा बहन भी बन गई। मास्टर जी भी बन गए। मुखिया जी भी बन गए। अरे सब लोग क्या बन रहे हैं? क्या आपको नहीं पता? हम सब निक्षय मित्र बन गए हैं। टीबी के मरीजों को पोषण, सहारा और नई उम्मीद देने के लिए। सही पोषण से टीबी का इलाज तेजी से हो सकता है। निक्षय मित्र बनकर आप भी किसी के जीवन में नई उम्मीद ला सकते हैं। मैं तो बन गया, और आप? निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। देखिए, सिर्फ मेरे कहने पर टर्म इंश्योरेंस मत लीजिए। अगर आपको ये चिंता है कि दुर्भाग्यवश आपके बाद परिवार का क्या होगा, तब टर्म इंश्योरेंस लीजिए। अगर आप एक जिम्मेदार पिता हैं, पति हैं, तब टर्म इंश्योरेंस लीजिए पॉलिसी बाजार से। या छोड़ दीजिए परिवार को किस्मत के भरोसे। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे फुटबॉल फीवर की। जी बिल्कुल, फीफा विश्व कप 2026 में आज देर रात फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें तीसरे स्थान के लिए मुकाबले में आमने सामने होंगी। मायामी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले में दोनों टीमें सेमीफाइनल की निराशा को पीछे छोड़ते हुए जीत के साथ अपने अभियान का समापन करना चाहेंगी। तो तीसरे स्थान के लिए
इंग्लैंड और फ्रांस आमने सामने होंगे। वही विश्व कप का फाइनल, एक ट्रॉफी, दो दिग्गज और इतिहास रचने का मौका। दुनिया की नंबर 1 टीम अर्जेंटीना और दुनिया की नंबर 2 टीम स्पेन आमने सामने होगी विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े महासंग्राम के लिए। एक तरफ है लियोनेल मेसी, जिनकी नजर लगातार दूसरा विश्व कप जीतने पर है, तो दूसरी तरफ है युवा जोश से भरी स्पेन की टीम, जो दूसरी बार विश्व कप जीतकर नए युग की शुरुआत करना चाहती है। और इस खबर पर, फुटबॉल फीवर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन न्यू जर्सी से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, किस तरह का मुकाबला देखने की तैयारी है? क्या फुटबॉल फीवर, कैसे शब्दों में आप हमको बताएंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अनुभव और युवा जोश आमने सामने है और नंबर 1 की टीम नंबर 2 की टीम, तो इससे बेहतर मुकाबला देखने की उम्मीद हो नहीं सकती। क्या जानकारी देंगे आप हमको? बिल्कुल निखिल, बड़ा मुकाबला होने वाला है। 104 मैचेस कुल होने थे, यहाँ पर 102 मैचेस हो चुके हैं। फीफा वर्ल्ड कप में 48 टीमें, अब 2 टीमें बस रह गई हैं और सबसे बड़ा मुकाबला है स्पेन और अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना का सफ़र किस तरह का रहा है हम सब जानते हैं कि चाहे केप वर्डे के खिलाफ हम बात करें, चाहे हम बात करें इजिप्ट के खिलाफ, चाहे हम बात करें पिछला मुकाबला जो उन्होंने जीता 85वें मिनट में उन्होंने पहला गोल किया और इंग्लैंड पहले लीड कर रहा था 1-0 से, उसके बाद जो 85वें मिनट में गोल किया, फिर इंजरी टाइम में दोबारा गोल किया अर्जेंटीना ने। सफ़र उनका इस तरह का रहा है। और स्पेन का अगर हम सफ़र देखें तो उन्होंने फ्रांस को हराया, जो सबसे बड़ी टीम मानी जा रही थी इस टूर्नामेंट की, जिनको हराना ये कहा जा रहा था कि काफ़ी मुश्किल है कि उस टीम को वो मात देकर आगे बढ़े। और एक गोल पूरे टूर्नामेंट में स्पेन ने कंसीड किया है। लमीन यमाल उनके अहम खिलाड़ी हैं, 19 साल के, और दूसरी तरफ अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी हैं। और लियोनेल मेसी की निखिल फ़ैन फॉलोइंग यहाँ पे कमाल की है। यहाँ पे आप स्ट्रीट्स में जाइए, हर जगह लियोनेल मेसी के पोस्टर्स लगे हैं। और आखिरी वर्ल्ड कप भी उनका है, 39 साल के वो हो चुके हैं और वो यही चाहेंगे, उनकी टीम भी यही चाहेगी कि मेसी के लिए करें। और मेसी मैजिक क्या हमें फाइनल में दिखाई देगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। 8 गोल वो कर चुके हैं और गोल्डन बूट के सबसे बड़े दावेदार भी हैं, असिस्ट भी उन्होंने किए हैं। और मेसी की खास बात ये है निखिल की अगर उनके कोच से भी बात करो, खिलाड़ियों से भी बात करो, तो टीम को एकजुट करके रखना, टीम को जब टीम के चिप्स डाउन है, जब टीम के कंधे डाउन है, तब उसके बाद हौसले कैसे बुलंद करना, ये भी मेसी का काम है। ड्रेसिंग रूम में पेप टॉक कैसे देनी है, ये भी मेसी का काम है। तो सब मेसी के लिए करना चाहते हैं और अर्जेंटीना यहाँ पर हॉट फेवरेट नज़र आ रहा है, जिस तरह का पूरा टूर्नामेंट रहा है अर्जेंटाइन टीम का। और बट स्पेन को हम कमतर नहीं आंक सकते हैं, स्पेन ने भी बढ़िया किया है। तो बढ़िया मुकाबला, अच्छा मुकाबला, फाइनल का मुकाबला जो ईस्ट रदरफोर्ड में खेला जाएगा, जैसा कि फाइनल का मुकाबला होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल लोगों को देखने को मिले, ये सभी की इच्छा होती है कि जो फाइनल मैच हो, जो फाइनल मुकाबला हो अभिषेक, वो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल देखने को मिले। तो अर्जेंटीना के तूफानी अटैक के सामने स्पेन का मजबूत डिफेंस होगा और हम सबको एक शानदार फुटबॉल का गेम देखने को मिलेगा, इस बात की उम्मीद की जा रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए अभिषेक। तो न्यूज़ नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।